जीवन में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें क्या सही है क्या गलत। सही और गलत का सही चुनाव करने से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और जीवन में खुशी का संचार होता है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। 9 अतिथि देशों सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख आमंत्रित। शिखर सम्मेलन के परिणामों और कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाने पर होगा विचार। इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए बुलाई गई ब्रिक्स बैठक में भारत ने मजबूती से रखा अपना पक्ष। संकट को बताया आतंकवादी हमले से उत्पन्न समस्या। आतंकवाद से समझौता नहीं करने का सदस्य देशों से किया आह्वान। फिलिस्तीनियों की चिंताओं को मिलकर दूर करने की भी की अपील। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के मुद्दे पर की ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से बात। कनाडा में बढ़ते चरमपंथ और भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों पर जताई चिंता। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों के मामले पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सख्त निर्देश। बचाव अभियान को न बनाया जाए सनसनीखेज। सुरंग स्थल पर बचाव अभियान के करीब लाइव पोस्ट और वीडियो प्रसारण न करने की भी दी हिदायत। और संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जाएंगे मथुरा। मीराबाई के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। सुप्रभात में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की बैठक आज होगी। वर्चुअल सम्मेलन में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों और कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा के साथ साथ उसके बाद अब तक हुई गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। नई दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत उसकी G20 अध्यक्षता के समापन से पहले G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मीडिया को सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार G20 देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का पता चलता है। Has been particularly focused on implementation of the leaders' declaration, and all our ministries, we've held several rounds of meetings with our ministries to pursue action on all the leaders' declaration, and on a vast range of areas. Declaration has been taken both domestically and internationally. This virtual summit will be the second time the Prime Minister will be hosting the leaders of the G20 within a span of just over 2.5 months. This is something very rare and rather exceptional. No other presidency has had a physical meeting of all the leaders and then a virtual meeting. इस वर्चुअल बैठक के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। वर्चुअल सम्मेलन में अधिकतर G20 नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। 2024 में ब्राजील की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शानदार रहा। इसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया।
इस दौरान भारत की विविधता, संस्कृति और खान-पान ने अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को आकर्षित किया और G20 आयोजन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। 1 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद देश भर के 60 शहरों में 220 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। शिखर सम्मेलन में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 9 आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हुए। इस दौरान 300 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें 18,000 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लिया। आइए एक नजर डालते हैं भारत के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाएंगे। वो इस अवसर पर संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम को लगभग 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वो इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का भी प्रतीक होगा। संत मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए अपनी भक्ति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुर्ला के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का विकास युवाओं के योगदान पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्र नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके सड़कों, भवनों, बांधों और कारखानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे। इंजीनियर के रूप में वे प्रगति के वास्तुकार होंगे। उन्होंने कहा कि तेजी से प्रगति कर रही दुनिया में इस संस्थान में उन्होंने जो कौशल और ज्ञान हासिल किया है वो आधार बनने जा रहा है, जिस पर उनके भविष्य के साथ साथ राष्ट्र का भविष्य भी निर्मित होगा। यूनिटारी यूनिवर्सिटी रे परिणत करा जायछि। मात्र 60 जन विद्यार्थी को नहीं एकदा आरंभ होइथिबा कॉलेज वर्तमान एक बृहत विश्वविद्यालय जोठी प्राय 5000 छात्र छात्री अध्ययन करते। बीटेक और एमटेक ठारू एमएससी, एमसीए, पीएचडी पर्यंत विभिन्न स्तर में एठारे शिक्षादान करा जाउछि। अन्य प्रदेश रे केतेक विद्यार्थी मध्य एठारे अध्ययन करुछन्ति एवं केते जन विदेशी छात्र छात्री मध्य एठारे गवेषणा करुछन्ति बोली मु जानिबा पाइली। ये बहुत खुशीर कथा। अपनी ओडिशा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाकर बादाम पहाड़ से 3 ट्रेनों की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन ओडिशा से 3 नई ट्रेनों बादाम पहाड़ टाटानगर MEMU, बादाम पहाड़ राउरकेला वीकली एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार वीकली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नए रायरंगपुर डाक डिवीजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी राष्ट्रपति ने रखी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, चाहे रेल हो, सड़क हो या डाक सेवाएं। ये सभी सेवाएं लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई 3 ट्रेनें
स्थानीय लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की यात्रा करने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा के औद्योगिक शहर राउरकेला जाने में भी लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस में बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक की यात्रा की। जनजातीय भाई भौणी पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान योजना शुभारंभ करते विकसित भारतर संकल्प को साकार करने यह योजनार महत्वपूर्ण भूमिका रहिबो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंची। ओडिशा प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने पहाड़पुर में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल रूप से नए रायरंगपुर डाक संभाग का उन्होंने उद्घाटन किया। रायरंगपुर डाक संभाग के विशेष लिफाफे को राष्ट्रपति ने जारी किया। L&T ने SLS के साथ मिलकर पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला है। राष्ट्रपति ने SLS मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल का भी दौरा किया। यहां बच्चों के साथ बातचीत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते रहने का सुझाव दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा का आज तीसरा दिन है। अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा की शुरुआत करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुत्तापर्थी जाएंगी और श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति निवास में फिक्की महिला संगठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सदस्यों के साथ भेंट की। उपराष्ट्रपति ने वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में नारी शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। Jammu and Kashmir is now looking up. Tourism is growing up. Industry is picking up. Investments are going there. Just imagine what a big change has taken place. Otherwise, there was a time when hope had been fully lost. We were in a state of hopelessness. So the mistake, historic mistake, that was committed when the Constitution was being formed has been undone by the present Prime Minister. I am sure women in particular will rise. You know what happened to your property rights? How your dignity was compromised. Now things are level playing field. A great job done. उपराष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिटिल किंगडम स्कूल के छात्रों से संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक समय था जब हमें दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि जल्द ही भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से बातचीत के दौरान कनाडा में लगातार बढ़ रहे चरमपंथ और भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के दौरान
ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से भारत और कनाडा के बीच के मुद्दों के बारे में भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तविक और अहम मुद्दा कनाडा में चरमपंथ और कट्टरपंथ को दी जा रही छूट है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का भारत और कनाडा के साथ अच्छा और मजबूत संबंध है, इसलिए जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को इस मुद्दे पर भारत का परिप्रेक्ष्य पता चले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडियाई प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें गलत और राजनीति से प्रेरित बताया। इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए बुलाई गई ब्रिक्स बैठक में भारत ने मंगलवार को कहा कि तत्काल संकट एक आतंकवादी हमले से उत्पन्न हुआ है और आतंकवाद पर किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअल बैठक को संबोधित करने वाले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गाजा संकट के जवाब में भारत ने 70 टन मानवीय सहायता भेजी है और भारत अपनी राहत सहायता जारी रखेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राहत सामग्री गाजा की आबादी तक प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। विदेश मंत्री ने संघर्ष के दौरान नागरिकों की मौत पर क्षोभ प्रकट करते हुए भारत की बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के विचार से भी ब्रिक्स देशों को अवगत कराया। I convey Prime Minister Modi's greetings to all the leaders virtually present. Excellencies, the ongoing Israel-Hamas conflict in Gaza is causing immense human suffering, including to civilians, elderly, women, and children. We welcome all efforts of the international community towards de-escalation. Right now, there is an urgent need to ensure that humanitarian aid and relief effectively and safely reach the population of Gaza. It is also imperative that all hostages are released. We believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. और अब बात उत्तराखंड में जारी राहत अभियान की। मंगलवार को उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आने के बाद अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रुके हुए ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि बचाव अभियान को सनसनीखेज बनाने से बचें और जिस सुरंग स्थल पर बचाव अभियान चल रहा है उसके करीब से कोई भी लाइव पोस्ट और वीडियो का प्रसारण न करें। श्रमिकों को बचाने के लिए मलबे को काटकर एक एस्केप पैसेज के जरिए उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार शाम को एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक NHIDCL ने सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज बोरिंग ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग में एक हिस्सा ढह गया था, जिससे 41 मजदूर फंस गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट के जरिए बताया कि सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा विशेष उपकरण भी मंगवाए गए हैं। सिलक्यारा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, ITBP, BRO, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और भारत सरकार की अन्य तकनीकी एजेंसियों को प्रदेश सरकार पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
सुप्रभात में चलते चलते अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 22 नवंबर साल 1830 को झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, जिस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने साल 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 22 नवंबर साल 1916 को शांति घोष का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। 15 साल की उम्र में शांति युगांतर पार्टी में शामिल हो गईं, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जहां क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। दिसंबर 1931 में शांति अपनी एक सहपाठी सुनिधि चौधरी के साथ एक ब्रिटिश अफसर चार्ल्स स्टीवंस के कार्यालय में एक पिटीशन फाइल करने के बहाने से पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवंस को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 22 नवंबर साल 1892 को मीराबेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। वे एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थीं। मीराबेन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया। मैडलिन स्लेट ने मानव विकास और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को उन्नतशील बनाने के लिए देश के कई भागों में यात्रा की। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम स्थापित करने में मीराबेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीराबेन को साल 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।